डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। यानी कि जो हमारी फ़िज़िक्स होती है उसमें क्या क्या स्कोप है, यानी कि वो कितने टाइप की होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी फ़िज़िक्स होती है वो 2 टाइप की होती है, क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स। और स्कोप का मतलब इसमें जो जो चीज़ें हम मेज़र करते हैं, मास को मेज़र करें या लेंथ को मेज़र करें, तो उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होती है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। यानी कि स्कोप का मतलब कि उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है। तो स्कोप का मतलब हो गया कि इसकी जो रेंज है वो हमारी कहाँ तक है। फिज़िक्स में जो भी चीज़ों की हम मेज़रमेंट करते हैं, वो किसी भी चीज़ को हम मेज़र करें तो उसकी रेंज कहाँ तक है। यानी कि मास को अगर हम मेज़र करें, वो मास हम कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लेंथ को मेज़र करें, वो लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं। तो स्कोप का मतलब हो गया कि लिमिट है ये, कि कहाँ से चीज़ों को हम कहाँ से इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप में हम बताएंगे कि जो भी हम फिज़िक्स में मास को मेज़र करें या फिर लेंथ को मेज़र करें, यानी कि उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। कितना मास हम जो है वो मिनिमम मेज़र कर सकते हैं और कितना मास जो है हम मैक्सिमम मेज़र कर सकते हैं। ऐसे ही हम लेंथ कितनी मिनिमम मेज़र कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितनी मेज़र कर सकते हैं। और फिज़िक्स जो है कितने टाइप की होती है, क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स। तो ये छोटा सा टॉपिक हम आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। we can get some idea of the scope of physics by looking at its various subdisciplines। यानी कि फ़िज़िक्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें उनसे हम किस चीज़ का आइडिया कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। यानी कि फ़िज़िक्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी कल हमने देखा था कि साइंस के जो है 3 पार्ट होते हैं, एक फ़िज़िक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया और एक आपका बायोलॉजी हो गया। इसी तरीके से जो हमारी फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के भी हमारे कई पार्ट होते हैं। यानी कि जो फ़िज़िक्स है उसके भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो फ़िज़िक्स का स्कोप है, यानी कि जो फ़िज़िक्स की लिमिट है, वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, उसके वेरियस सब डिसिप्लिन से। यानी कि उसके जो पार्ट हैं उसके पार्ट को हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि फ़िज़िक्स में हम और कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली देयर आर 2 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे जो मेन डोमेन है वो है, सबसे पहले इसमें दी गई है नंबर 1 जो है मैक्रोस्कोपिक डोमेन आती है और नंबर 2 होती है माइक्रोस्कोपिक। यानी कि फ़िज़िक्स में हमारी जो डोमेन है, एक है हमारी मैक्रोस्कोपिक, यानी कि एक हो गई हमारी मैक्रोस्कोपिक और एक हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो इसमें फ़िज़िक्स की 2 डोमेन हो गई, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो यानी कि फ़िज़िक्स के जो 2 डोमेन हैं, यानी कि वो 2 चीज़ों से डील करती है। काफ़ी जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी डील करती है और काफ़ी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी डील करती है। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज साइज़ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे हमारे किस में आएंगे, मैक्रोस्कोपिक में आएंगे। और जो स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं वो सारे हमारे किस में आएंगे, माइक्रोस्कोपिक में। तो ये इसमें बताया गया है। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रो का मतलब द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना। यानी कि मैक्रो का मतलब हो गया, मैक्रो में आपकी कौन सी चीज़ें आएंगी, बिग साइज़ की। यानी कि मैक्रो का मतलब हो गया कि इसमें जो आपकी चीज़ें आएंगी वो कैसी होंगी, बिग साइज़ की। बिग साइज़ के जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें जो है बिग साइज़ की हम इसमें अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 इसमें दिया गया है। फिर इसमें जो मैक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि जो लार्ज साइज़ की हैं, उसमें कौन कौन सी आएंगी, लैब में आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हमारी मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो हमारी
आसमान से रिलेटेड हैं, स्काई से रिलेटेड हैं, प्लैनेट्स वगैरह, स्काई, ये सारे, और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स यानी कि जो भी हम आसमान में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। यानी कि लैब में जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब जो हमें आसमान में, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो भी हमें गैलेक्सी हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे सन हैं, स्टार्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में आएंगी हमारी जो स्मॉल साइज़ की है। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन सी आएंगी? माइक्रोस्कोपिक जो होती है वो हमारी स्मॉल साइज़ की होती है। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी? तो माइक्रोस्कोपिक में हमेशा एटॉमिक लेवल पे, यानी कि एटम के लेवल पे सबसे छोटा क्या है? हमारा एटम है, और एटम से छोटा हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसमें जो माइक्रोस्कोपिक में जो चीज़ें आएंगी वो हम किसकी बात करेंगे? या तो वो एटम के लेवल की है, या फिर वो एटम से छोटी न्यूक्लियस के लेवल की है। तो माइक्रोस्कोपिक में इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपकी आती हैं। तो यही सब इसमें बताया गया है माइक्रोस्कोपिक। तो यही इसमें बताया गया आपको माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटम, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर। यानी कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक में हम किसकी बात करेंगे, यानी कि इसमें हम किसकी बात करते हैं? हम एटम की बात करते हैं, या फिर मोलिक्यूल की बात करते हैं, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें फिजिक्स के दो डोमेन हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि वो हमारी लार्ज साइज़ की हैं। लार्ज साइज़ में जो भी हम डेली लाइफ में अपनी चीज़ें देखते हैं वो सारी हमारी लार्ज साइज़ की हैं। जैसे कि हम लैब में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, आसमान में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अपनी गैलेक्सी, प्लैनेट्स, स्टार्स, तो ये सब हमारी मैक्रोस्कोपिक हैं। और माइक्रोस्कोपिक में आती हैं जो हमारे एटम से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी कि एटम की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, या मोलिक्यूल की बात करें, तो ये सारी हमारी माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्मॉल साइज डोमेन में ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। नेक्स्ट इसमें फिर बताया गया है कि जो हमारी फिजिक्स है वो उस 2 टाइप्स की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो फिज़िक्स है वो 2 टाइप की है। एक है हमारी क्लासिकल फिज़िक्स, और दूसरी होती है हमारी क्वांटम फिज़िक्स। ठीक है, तो एक फिज़िक्स होती है, एक होती है आपकी क्लासिकल फिज़िक्स, और एक होती है आपकी क्वांटम फिज़िक्स। तो क्लासिकल फिज़िक्स जो है ये आपकी पुरानी फिज़िक्स है। ठीक है, तो आपकी ये जो पुराने टाइम से फिज़िक्स आपकी चली आ रही है उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। और जो क्वांटम फिज़िक्स है इसकी खोज जो है बाद में की गई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और क्वांटम फिज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो क्लासिकल फिज़िक्स डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना। यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कैसे हैं? मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जो हमारे बिग साइज़ के हैं, या जो हम अपने डेली लाइफ में अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बिग साइज़ के ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, वो सारे मैक्रोस्कोपिक हैं। और वो किसके अंदर आते हैं? वो हमारे क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और जैसे कि क्लासिकल फिज़िक्स में हमारे टॉपिक कौन कौन से होते हैं? इसमें एक हो गया हमारा मैकेनिक्स हो गया, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एक होता है हमारा ऑप्टिक्स, एक होता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। तो ये चीज़ें, ये जो हमारे 4-5 सब्जेक्ट हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल फिज़िक्स में। और क्लासिकल फिज़िक्स में हम जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि मैकेनिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि मैकेनिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम यहाँ पे न्यूटन ने जो हमें अपने अपने मोशन के जो 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो वाले लॉज, और जो उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी मैकेनिक्स में आती हैं। यानी कि जो मैकेनिक्स है ये हमारा सबसे ओल्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है ये हमारा सबसे ओल्ड सब्जेक्ट है। इसमें हम न्यूटन्स
के जो लॉज हैं वो पढ़ते हैं, और जो हमारा ग्रेविटेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, मैकेनिक्स में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है, नेक्स्ट इसमें और क्या चीज़ें आती हैं कंसर्न विद इसमें बाकी फिर आप 11th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे कि कुछ बॉडी आपकी रिजिड होती हैं, कुछ बॉडी आपकी डिफॉर्म होती हैं, इनके बारे में हम 11th क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मैकेनिक्स में आती हैं। जर्नल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये भी आप 11th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें भी आपकी मैकेनिक्स में आती हैं। इसके बाद द प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय ए जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेज, यानी कि रॉकेट में से जो भी आपकी गैसें निकलती हैं वो भी किस में आती हैं, ये भी आपकी मैकेनिक्स में आती हैं। इसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स, जो भी हमारी वाटर वेव्स है या जो भी हमारी साउंड वेव है, ये भी हमारी किसके अंदर आती है, ये भी हमारी मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। यानी कि न्यूटन्स के मैकेनिक्स में फिर हमने देखा कि न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है, उसका जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, या फिर जो जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि रॉकेट की जो वर्किंग है, वाटर वेव्स हैं या जो साउंड वेव्स हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं, ये सारी हमारी मैकेनिक्स में आती हैं ये सारी चीज़ें। और मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है, ये हमारी मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि ये हमारी जो डेली लाइफ में हम अपनी चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं, बिग साइज़ की यानी कि जो लार्ज साइज़ की चीज़ें हैं वो हमारी मैकेनिक्स में आती हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायनामिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारे फिनोमेना आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारे फिनोमेना होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आती हैं, ठीक है। इसमें ये फिर भी आप 12th क्लास में इसमें जाके देखोगे कि कूलम्स लॉ आप पढ़ोगे, ओस्टर्ड के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आती हैं। और ये आप सारा 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि फैराडेज के भी लॉज होते हैं, एम्पियर्स के लॉज हैं, मैक्सवेल्स के लॉज हैं। तो ये सारे हमारे इसमें आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। इसके बाद फिर इसने ये बताया गया है कि यहाँ पे ये टॉपिक भी आपके 12th क्लास के हैं। रेस्पॉन्स ऑफ ए सर्किट, AC वोल्टेज, वर्किंग ऑफ एंटीना, प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, प्रॉब्लम, ये सारी किसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम है। तो ये सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो मेन टॉपिक हैं, ज़्यादातर ये मेन टॉपिक हमारे किसकी, ये 12th क्लास में जाके हमारे आते हैं, ठीक है। यानी कि एंटीना हमारा कैसे काम करता है, रेडियो वेव जो हैं वो हमारी कैसे प्रोपेगेट करती हैं, और जो हमारी मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फिर इसमें ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं। लाइट से रिलेटेड जो भी हमारे फिनोमेना होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये भी हम 12th क्लास के अंदर जाके पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में 10th में जो हमने पढ़ा था लेंस वाला, मिरर वाला, तो वो सारा हमारा किसका था, लाइट से रिलेटेड फिनोमेना था, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्टिक्स आते हैं। ऑप्टिक्स में यानी कि जो हमारी रेनबो कैसे बनता है, रेनबो का जो फिनोमेना है वो भी सनलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। प्रिज्म में से जो लाइट जाती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो भी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है। लेंस में से जो लाइट जा रही है, मिरर में से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सारा लाइट से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं। वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो हमारे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में यहाँ पे फिर बताया गया है ऑप्टिक्स डील्स विद द फिनोमेना। ऑप्टिक्स में वो फिनोमेना आते हैं जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं। लाइट से रिलेटेड हमारे सारे फिनोमेना ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। तो इसमें फिर किस किस की वर्किंग बताई जाएगी, तो ये भी आपके 12th क्लास के टॉपिक हैं कि जो आपके टेलीस्कोप है वो कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, जो हमारे ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमारे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं लाइट से रिलेटेड।
नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है थर्मोडायनामिक्स का। तो थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी आपका 11th क्लास में ही है चैप्टर नंबर 11 आपका थर्मोडायनामिक्स है। तो इसमें जो है हम इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में तो हम पूरी बॉडी को एज ए होल मानते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम बॉडी को एज ए होल ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम उसकी किस चीज़ की, यहाँ पे जैसे हमने कल भी किया था कि हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी एंट्रोपी कितनी है, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो कितना हो रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है वो कैसे काम करता है, जो हीट इंजन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी थर्मोडायनामिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी फिज़िक्स है वो 2 टाइप की होती है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि वो हमारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमने देखा, क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे ऐसे टॉपिक आते हैं जो कि हमारे मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जो लार्ज साइज़ के होते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। आसपास हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सारी किसके अंदर आ रही हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स के। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो है इसकी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। तो फिर हमने देखा मैकेनिक्स में कौन सी आती हैं। मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें जैसे कि जो न्यूटन के लॉ हो गए, ये मैकेनिक्स में आएंगे। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, रॉकेट की जो वर्किंग है, वाटर वेव है या साउंड वेव है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होती हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होंगे वो आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएंगे। इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे कि और इसमें एंटीना आपका कैसे काम करता है, रेडियो वेव कैसे प्रोपेगेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा ऑप्टिक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि लाइट से रिलेटेड हैं, वो सारी हमारी ऑप्टिक्स में आएंगी। जैसे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, कलर्स कैसे बनते हैं, माइक्रोस्कोप की वर्किंग क्या है, टेलीस्कोप की वर्किंग क्या है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे ऑप्टिक्स में आते हैं। और फिर हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स में कौन से आते हैं। थर्मोडायनामिक्स में भी हमारी एक मैक्रोस्कोपिक है, इसमें हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, उसके टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह को, इसमें भी फिर हीट इंजन कैसे काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी इसमें क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ऑप्टिक्स में जो लाइट से रिलेटेड हैं वो सारे टॉपिक्स आएंगे, और थर्मोडायनामिक्स में हम उसके इंटरनल एनर्जी की, उसकी टेम्परेचर की, ये सारी बातें हम इसमें करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट हमारा। तो हमने अभी तक मैक्रोस्कोपिक का पढ़ा है, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी माइक्रोस्कोपिक। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई एंड इवन एन द लोअर लेंथ and their interaction with the different probes such as electrons, photons and other elementary particle। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल स्केल। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा। कितना छोटा, इतना छोटा कि उसका साइज़ कितना है, इतना छोटा है ये कि इसका साइज़ या तो एटम के बराबर है या इसका साइज़ जो है वो न्यूक्लियस के बराबर है, इतना। और इनका इंटरेक्शन फिर किसके साथ देखा जाता है, इनका इंटरेक्शन हम देखे जाते हैं, यानी कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, फोटोन के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या दूसरे जो अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, उनके साथ ये जो है हमारा कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल की, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना स्मॉल साइज़। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि एटम का साइज़ कितना होता है, एटम का साइज़ होता है हमारा 10⁻⁻⁻10 मीटर। एटम का साइज़ होता है हमारा 10 की शक्ति -10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर जो होता है ये एटम का साइज़ होता है। और न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, ये जो न्यूक्लियस का साइज़ है
ये होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी कि इस वाले फिजिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है, इसमें हम क्या क्या चीज़ डील करते हैं, इसका साइज़ यानी कि एटम का जो साइज़ है, इसमें बहुत ही स्मॉल स्केल में हम उसको, बहुत ही स्मॉल स्केल जो है हम उसमें देखते हैं। यानी कि एटम का साइज़ जो बहुत स्मॉल है 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो उससे भी छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर है। तो इस तरीके की जब हम स्टडी करते हैं, एटम की स्टडी कर रहे हैं या न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी किसके अंदर आती है, ये सारी हमारी कौन सी डोमेन है, ये सारी हमारी माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। ठीक है। इसके बाद फिर इसमें बताया गया है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज़ इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन एंड क्वांटम फिजिक्स is currently accepted as a proper framework for the examining microscopic phenomena। यानी कि ये जो हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पे हम कितना छोटा ले रहे हैं, 10⁻⁻10 मीटर ले रहे हैं या 10⁻⁻15 मीटर ले रहे हैं। तो जब हमें इतने स्मॉल स्केल पे काम करना होता है, तो इतने छोटे स्केल पे काम करने के लिए जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, तो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है। इतनी छोटी चीज़ को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है। ठीक है। तो उसको फिर अच्छे से हैंडल कौन कर पाती है, उसके लिए फिर हमने कौन सी थ्योरी बनाई हुई है, उसके लिए जो कौन सी फिजिक्स हमारी काम करती है वो है हमारी क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। तो हमारे माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना जो होते हैं वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो हमारे क्वांटम फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये कितने छोटे स्केल पे काम कर रही है, यानी कि जब हमारा डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर है या हमारा डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर है, इतने छोटे स्केल पे जब हमें काम करना होता है तो क्लासिकल फिजिक्स से हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फिर क्वांटम थ्योरी के द्वारा जो है हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने बताया, ठीक है, कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हमारी जो है मैक्रोस्कोपिक, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हमारी मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ डील करती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैकेनिक्स सब्जेक्ट आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सब्जेक्ट आता है, थर्मोडायनामिक्स का सब्जेक्ट आता है, ऑप्टिक्स का सब्जेक्ट आता है। और जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है, जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है वो हमारे किसके साथ रिलेट करती है, एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। जो हमारे छोटे स्केल के फिनोमिना होते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट फिर बताया गया है यहाँ पे कि कितनी लिमिट होती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे फिर बताया गया है फिजिक्स जो है वो बहुत ही, इसमें थोड़ा सा ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजिक्स जो है कुछ लोगों को क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, फ्रॉम द फैक्ट दैट लॉज कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना। यानी कि कुछ लोगों को ये क्यों अच्छी लगती है, द चैलेंज इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द नेचर टू वेरीफाई एंड टू रिफ्यूट थ्योरीज। यानी कि कुछ लोगों को ये क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उनको क्या करने को मिलता है, क्योंकि उनको जो है नए नए एक्सपेरिमेंट है उनको करना बहुत अच्छा लगता है, और इमेजिनेटिव होते हैं वो नए नए एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। और नए नए एक्सपेरिमेंट करने से उनको क्या करता है कि जो वो नेचर का जो ऐसा सीक्रेट है जो उनको नहीं पता, उसको वो क्या कर सकते हैं, उसके रहस्य को खोल सकते हैं, उसके रहस्य का पर्दा लगा सकते हैं, और अपनी जो कोई थ्योरी है वो अपनी थ्योरी जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही थ्रिलिंग होती है, इसलिए ये जो फिज़िक्स है ये काफ़ी हमारी एक्साइटिंग होती है। इसमें फिर यहाँ पे एक और आपको दिया गया है, यहाँ पे फिर ये हमें दिया गया है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ए स्टोन एंड ए फेदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। यानी कि एक स्टोन है और एक फेदर है, उसको हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया है, बट दे डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन वो
ग्राउंड पे सेम टाइम पे नहीं पहुंचते। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट द essential aspect of the phenomena, namely free fall under the gravity, is complicated by the presence of air resistance. To get the law of free fall under gravity, it is better to create a situation wherein the air resistance is negligible and let stone and feather fall through a evacuated tube. Both will be reach at the same height, यानी कि gravity is independent of the mass of the object. तो इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है? इसमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे यानी कि एक फेदर है, यानी कि एक पंख है, और एक यहाँ पे स्टोन है। दोनों को यहाँ पे ये जो है ये हमारा ग्राउंड है, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी जो अर्थ है सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और फ्री फॉल में सभी बॉडी जो है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर इसमें बताया गया है कि अगर यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई भी मीडियम नहीं है ना, यानी कि ना तो यहाँ पे कोई ठोस माध्यम है, ना यहाँ पे कोई गैस माध्यम है, ना यहाँ पे कोई लिक्विड माध्यम है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी हवा है अगर हम उसको पंप लगा के खींच लें तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पे एक वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी मीडियम हमारा नहीं बचेगा, यहाँ पे कोई भी मीडियम हमारा नहीं होगा। उस केस में फिर क्या होगा? जैसे ही हम इसको गिराएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा एक पत्थर है और यहाँ पे हमारा एक पंख है, और यहाँ की जो सारी हवा है वो हमने पंप लगा के खींच ली है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, यहाँ पे नो मीडियम है, कोई भी मीडियम जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही हम पंख और पत्थर को गिराएंगे तो दोनों जो है वो सेम टाइम पे पहुँचेंगे, यानी कि ये जो पत्थर है ये भी उतने टाइम पे पहुँचेगा और ये जो पंख है ये भी उतने टाइम पे ग्राउंड पे पहुँचेगा, पृथ्वी पे ग्राउंड पे पहुँचेगा। क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी होती है वो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती है? वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट हम हवा के साथ करें, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास हवा है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट हमने किया है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास ग्राउंड है, ये एक हमारे पास पत्थर है और एक हमारे पास पंख है, और इनके बीच में अब यहाँ पे क्या है? हवा भी है हमारे पास। तो हम पत्थर को गिराएं और पंख को गिराएं तो दोनों जो है वो अलग अलग टाइम में पहुँचेंगे, यानी कि पत्थर जो है वो पहले पहुँच जाएगा और ये जो पंख है ये हमारा बाद में पहुँचेगा, यानी कि दोनों का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे टाइम अलग अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? यहाँ पे जैसे ही हमारी हवा प्रेजेंट है तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? ठीक है, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से तो जो हमारी है वो ग्रेविटी, यानी कि जो पत्थर है वो हमारा पहले पहुंच जाएगा और जो पंख है वो हमारा धीरे धीरे पहुंचेगा, यानी कि जो एयर की रेजिस्टेंस है वो स्टोन पे तो कम है, यानी कि स्टोन पे जो एयर की रेजिस्टेंस लग रही है वो कम लग रही है, और जो हमारा पंख है, यानी कि जो हमारा फेदर है, जो हमारा पंख है, उस पे एयर की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लग रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे पहुंचता है और ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जबकि पत्थर है उस पे एयर की रेजिस्टेंस जो है वो कम लग रही है और इसीलिए जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम हवा के साथ करें, यानी कि हमने हवा है हमारी, ग्राउंड से कुछ हाइट पे हमने पत्थर को गिराया और पंख को गिराया, यानी कि पत्थर जो है वो हमारा पहले पहुंच जाएगा और पंख जो है वो हमारा बाद में पहुंचेगा। दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे क्योंकि उसमें हवा की वजह से उन पे क्या लगती है? एक रेजिस्टेंस लगती है, एक फ्रिक्शन लगता है हवा की वजह से, जिसको हम एयर की रेजिस्टेंस कहते हैं। पत्थर पे हवा का जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा और पंख पे हवा का जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए पंख जो है धीरे धीरे करके नीचे आएगा और पत्थर जो है वो जल्दी से नीचे आएगा। लेकिन अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम
हवा निकाल के करें, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम हवा निकाल के करें, यानी कि यहाँ पे हमारा पत्थर है और यहाँ पे हमारा पंख है और यहाँ पे हमारी हवा नहीं है, यहाँ पे हमारी हवा भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये जो पत्थर है ये भी उतने टाइम में पहुँचेगा और ये जो पंख है ये भी उतने ही टाइम में पहुँचेगा, यानी कि दोनों का जो टाइम होता है वो सेम होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और जितना फोर्स वो लगाती है ग्रेविटी, वो किसकी इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उसके ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यही इसमें यहाँ पे दिया गया है, ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पृथ्वी जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ नीचे खींच रही है, सभी पे वो इक्वल फोर्स लगाती है, वो उसके ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि जब हमने पत्थर को और पंख को नीचे फेंका तो अगर हवा है तो वो अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे हवा नहीं है तो वो दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे, क्योंकि हवा क्या करती है, इस पे फ्रिक्शन लगाती है और इस पे फ्रिक्शन लगाती है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों अलग अलग टाइम पे पहुँचते हैं। लेकिन फंडामेंटल लॉ हमारा क्या है कि ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, की जो हमारी ग्रेविटी होती है वो मास के ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि अगर हम कोई हल्की चीज़ गिराएं और कोई भारी चीज़ गिराएं तो वो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम का मतलब कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है कि तो नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी कि हम इसमें कितनी रेंज को कवर कर सकते हैं। स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है कहाँ तक है, यानी कि जो फिजिक्स की रेंज है किसी भी चीज़ को मेज़र करने की, वो कहाँ तक होती है, कि उसकी लिमिट क्या है, हम उसमें कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ ट्रूली वास्ट, यानी कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही लार्ज चीज़ें जो है हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो इट कवर्स ए ट्रमेंडियस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम इसमें किसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें दिखाया गया है, पहले अगर हम इसमें हमने जो लेंथ है माइक्रोस्कोपिक में, हमारी जो लेंथ थी माइक्रोस्कोपिक में हम कितनी चीज़ें मेज़र कर रहे थे, 10 की शक्ति, न्यूक्लियस का साइज़ कितना था 10 की शक्ति -15 मीटर, और एटम का साइज़ कितना था 10 की शक्ति -10 मीटर, यानी कि मिनिमम लेंथ हमारी कितनी है फिज़िक्स में किसी भी चीज़ को मेज़र करने की, जो मिनिमम लेंथ है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि एक एंड पे तो हम कितना मेज़र कर सकते हैं, वेरी स्मॉल स्केल, और उसकी लेंथ कितनी है 10 की शक्ति -14 मीटर, ठीक है। एक एंड पे तो हम इतना छोटा मेज़र कर रहे हैं, कितना छोटा कि ये 10 की पावर -14 मीटर है। और इसमें कौन कौन सी, और ये इतनी छोटी चीज़ें कौन सी होती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इतना है, प्रोटॉन है वो भी इतना है। तो एक चीज़ पे तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साइज़ को मेज़र कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियस के साइज़ को मेज़र कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और दूसरे एंड पे हम इसमें क्या मेज़र कर रहे हैं, दूसरे एंड पे इट डील्स विद द एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना एट द लार्ज स्केल। दूसरे एंड पे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, यानी कि आसमान में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं हम उसको मेज़र करते हैं। आसमान में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं, या जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। और ये कितना बड़ा होता है, इसका जो साइज़ होता है 10 की शक्ति 26 मीटर, ठीक है। यानी कि मिनिमम हम कितना मेज़र कर सकते हैं 10 की शक्ति -15 मीटर से लेके, और यूनिवर्स का जो हमारा डिस्टेंस है वो है 10 की शक्ति +26 मीटर, यानी कि इतना वाइड रेंज जो है फिज़िक्स का है। मिनिमम हम इसमें कर सकते हैं एटम के साइज़ को, इलेक्ट्रॉन के साइज़ को, प्रोटॉन के साइज़ को, यानी कि मिनिमम ये इतना है 10 की शक्ति -15 मीटर। और दूसरा है कि जो हमारे यूनिवर्स का जो डिस्टेंस है, यूनिवर्स की जो लेंथ है वो है हमारी 10⁻26 मीटर।
तो इतना ज़्यादा जो है लार्ज स्कोप है हमारा फिजिक्स का, यानी कि एक एंड पे तो हम इतना छोटा मेज़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मेज़र कर रहे हैं, प्रोटॉन को मेज़र कर रहे हैं, और दूसरे एंड पे जो हमें आसमान में दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें कहते हैं, यानी कि गैलेक्सी हो गई या जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसकी लेंथ कितनी है 10⁻26 मीटर है। ठीक है। और दूसरे तरीके से फिर इसमें बताया गया है कि अगर हम इसमें मास की बात करें, अभी तो हमने लेंथ की बात करी कि हम कितनी लेंथ को जो है इसमें मेज़र कर सकते हैं, और अब हम बताएंगे कि इसमें हम मास कितना मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो, तो सबसे छोटी चीज़ हम यहाँ पे क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है। तो इसने यहाँ लिखा हुआ है कि एक जगह तो हम ये मेज़र कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है जो बहुत ही कम होता है, कितना होता है 10⁻30 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है। और यानी कि एक एंड पे तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को मेज़र कर रहे हैं जो कि है हमारा बहुत ही छोटा 10⁻30 किलोग्राम, और दूसरी जगह हम किसका मास मेज़र कर रहे हैं, हमारे जो यूनिवर्स का मास है, और वो होता है 10⁻55 किलोग्राम। यानी कि यूनिवर्स हमारा इतना ज़्यादा, यूनिवर्स का जो मास है वो इतना ज़्यादा होता है 10⁻55 किलोग्राम। तो इतना वाइड स्कोप है हमारा फिजिक्स का, एक एंड पे तो हम इतनी छोटी चीज़ मेज़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास, और दूसरी जगह हम गैलेक्सी के मास को, जो हमारा यूनिवर्स का मास है उसके मास को हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें टाइम की जो रेंज है, इसमें हम कितने टाइम से कितने टाइम तक मेज़र कर सकते हैं, तो जो टाइम की रेंज है वो ये है कि सबसे मिनिमम जो टाइम है वो इतना है 10⁻⁻27 से लेके 10⁻18 सेकंड तक लेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन अपना जो है और बढ़ाया है। तो इसमें हमने बताया कि जो हमारी क्लास फिज़िक्स है वो फिज़िक्स जो है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी क्लासिकल फ़िज़िक्स जिसमें हमारी ये मेन टॉपिक्स आते हैं। मैकेनिक्स में फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन से टॉपिक्स आएंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। ऑप्टिक्स में कौन से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कौन से आते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारी क्वांटम फिज़िक्स है वो किसके साथ डील करती है, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब चीज़ों के साथ जो है वो हमारी डील करती है। इसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे फिज़िक्स का जो स्कोप है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यानी कि इसमें एक जगह तो हम इसमें इतना छोटा डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ जो हमारी गैलेक्सीज़ की जो लेंथ है, जो हमारे यूनिवर्स की लेंथ है वो हमारी होती है 10⁻26 मीटर तक जो है हम इसमें मेज़र करते हैं। और टाइम की मिनिमम वैल्यू हम कितने सेकंड तक मेज़र कर सकते हैं, 10⁻22 सेकंड से लेके 10⁻18 सेकंड तक। और मास हम कितना मेज़र कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10⁻30 किलोग्राम से लेके यूनिवर्स के मास से, यानी कि ये यूनिवर्स का हमारा मास होता है 10⁻55 किलोग्राम। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।